भगवान, क्यों आखिरकार हम लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है? न मेरा मायका अपना रहा, न मेरा ससुराल। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर रहूँ? माँ बाप और सास ससुर के होते हुए भी खुद को बेघर महसूस कर रही हूँ। क्या एक लड़की का अपना कोई घर नहीं होता? न उसका मायका उसका घर होता है और ना ही उसका ससुराल। आखिरकार सुहानी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो ना ही उसका ससुराल उसका घर था और ना ही उसका मायका? सुहानी ऐसा क्यों कह रही थी? घर होते हुए भी सुहानी खुद को क्यों बेघर महसूस करती है? आइए इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। मैंने सोचा है हम घर में रॉयल ब्लू कलर का पेंट करवाएंगे और रॉयल ब्लू कलर का सोफा सेट भी लेकर आएंगे। लेकिन भैया, वॉल और सोफा सेट का कलर एक जैसा रहेगा तो काफी अजीब नहीं लगेगा? मेरी मानिए, हम सी ग्रीन कलर का पेंट करवाते हैं और व्हाइट कलर का सोफा सेट लेकर आएंगे। इससे रिच वाली भी वाइब आएगी। सुहानी बेटा, तेरा काम है घर की साफ सफाई करना और खाना बनाना, ना कि यूं बड़ों में बैठकर अपनी राय देना। किसी ने तुझसे पूछा है जो तू अपनी राय दे रही है? ये सब जाकर अपने ससुराल, अपने घर में करना। ये तेरा मायका है, यहाँ वही होगा जो हम लोग चाहेंगे, समझी? लेकिन माँ, मैं तो बस। सुहानी, तुम्हारी माँ ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? जाओ और जाओ चाय बनाकर लेकर आओ। जिस घर में सुहानी जन्मी थी, पली बड़ी थी, वो घर ही उसका अपना नहीं था। सुहानी, ये कोई समय है घर आने का? 9 बज गए हैं रात के। माँ, मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। रोज रोज घर लेट आना, ट्रैफिक का बहाना करना, ये सब जाकर अपने घर करना, समझी? यहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से अपनी माँ के मुंह से घर को लेकर ताने सुन सुहानी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी के घर वाले हमेशा उसे यही ताना दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन दूध लेने गई थी या किसी फैशन शो में गई थी? कितनी बार मना किया है शॉर्ट्स पहनकर घर से बाहर मत जाया कर। तू समझती क्यों नहीं है? तू पराया धन है। कल को जब तू अपने घर जाएगी तो वहाँ जो मर्जी चाहे करना, लेकिन यहाँ तुझे अपनी इज्जत बचा कर रखनी होगी। माँ, बस भी करो, थक गई हूँ आपके मुँह से ये सुन सुनकर कि मैं पराया धन हूँ। जो करना है अपने घर में जाकर करो। क्या ये मेरा घर नहीं है? ये तेरा मायका है। लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, कर दो मेरी शादी, कम से कम इन तानों से तो बचूंगी। इतना कहकर सुहानी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और सुहानी के माता पिता उसका रिश्ता तय कर देते हैं और आज सुहानी की शादी होती है। भगवान जी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपसे मांग रही हूँ। जो ताने मुझे मेरे मायके में मिले हैं वो मेरे ससुराल में मुझे कभी ना मिले। मेरा मायका ना सही, लेकिन मेरा ससुराल तो मेरा अपना घर होगा ना। अपनी कृपा बस मेरे पर बरसाए रखना। सुहानी भगवान से प्रार्थना करती है। थोड़ी देर में बाराती आते हैं और सुहानी शादी कर अपना मायका छोड़ अपनी ससुराल पहुंच जाती है और आज सुहानी की पहली रसोई की रस्म होती है। हमारे घर में तो नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में गुड़ का हलवा बनाती है। मैं भी गुड़ का हलवा बना देती हूँ, सभी को बहुत पसंद आएगा। सुहानी अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने ससुराल वालों के लिए गुड़ का हलवा बना रही होती है कि तभी सुहानी की सास पार्वती मुंह पर हाथ रखते हुए किचन में आती है। अरे सुहानी बहू, ये बदबू कैसी आ रही है? हलवा जला दिया क्या तूने? अरे नहीं माँ जी, तो गुड़ की खुशबू है। वो क्या है ना, हमारे घर में नई नवेली बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म में गुड़ का हलवा बनाती हैं, इसीलिए मैंने भी वही बनाया है। सुहानी बहू, एक बात कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरा है तो यहाँ की चीज भी मेरे हिसाब से बनेगी। ये गुड़ का हलवा बनता होगा तेरे घर में, लेकिन यहाँ ऐसी चीज नहीं बननी चाहिए। इसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक और मूंग दाल का हलवा बना। अपनी सास के मुंह से भी अपनी माँ वाला ताना सुन सुहानी को काफी हैरानी होती है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। अरे सुहानी बहू, शाम के 5 बज चुके हैं और तूने अभी तक शाम की आरती की तैयारी नहीं की। लेकिन माँ जी, शाम की आरती तो 6 बजे होती है। मेरे घर में तो हमेशा 6 बजे ही आरती की जाती थी। बहू, ये तेरा घर नहीं ससुराल है। यहाँ के रीति रिवाज हमारे मुताबिक होते हैं, ना कि तेरे घर वालों के मुताबिक। अपनी सास का ताना सुन बेचारी सुहानी जल्दी से आरती की तैयारी करती है और आरती गाकर सभी को प्रसाद देने लगती है कि तभी ये क्या सुहानी बहू, आरती गाकर सबको प्रसाद दे रही है? हमारे घर में 1 घंटे तक आरती चलती है, 5 मिनट तक नहीं। लेकिन माँ जी, मेरे घर में तो ऐसे ही पूजा होती थी। तो तू जाकर अपने घर में वैसी पूजा करना, तेरे ससुराल में तो ऐसी ही पूजा होगी। आप क्यों मुझे बार बार घर का ताना देती रहती हैं? क्या ये घर मेरा नहीं है? ये तेरा ससुराल है। घर तो लड़कियों का मायका होता है, ससुराल नहीं, समझी? सुहानी समझ चुकी थी कि जो उसने अपनी आधी जिंदगी अपने मायके में सुना है, अब वही उसे अपनी पूरी जिंदगी अपने ससुराल में सुनना होगा। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय।
सुहानी सोफा पर बैठी अपनी सास को चाय का कप दे ही रही होती है कि तभी अचानक सुहानी के हाथ से कप छूटकर सोफे पे गिर जाता है, जिसे देख पार्वती गुस्से से सुहानी पर भड़क उठती है। ये तूने क्या किया? जानती भी है सोफा सेट कितना महंगा था, पूरा खराब कर दिया। अरे इतना ही चीजों का नुकसान करने का शौक है तो अपने घर में जाकर करना, यहाँ क्यों कर रही है? बस करिए माँ जी, जब देखो अपना घर अपना घर। अरे मेरा घर कोई है भी या नहीं? और जिसे आप अपना घर कहती है ना, वैसे तो ये आपका भी घर नहीं है, क्योंकि ये घर आप अपने साथ दहेज में तो लेकर नहीं आई थी। जिस तरह से मैं इस घर की बहू हूँ, वैसे ही आप भी इस घर की बहू हैं, समझिए आप। अपनी बहू का ऐसा जवाब सुन पार्वती को बड़ी हैरानी होती है। सुहानी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ सुषमा को कॉल करती है। मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मैं घर आने की सोच रही हूँ। इस बार 2-3 महीने रुक कर जाऊंगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तेरा घर नहीं मायका है, और मायके में बेटियां हफ्ते 10 दिन के लिए आती हैं। आना है तो हफ्ते भर के लिए आ, वरना अपने घर पर ही रह, समझी? मुझे यही उम्मीद थी माँ आपसे। फिक्र मत करिए, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आखिरकार कब तक अपने मायके वालों और अपने ससुराल वालों से ऐसे ताने सुनती रहूंगी? ना ससुराल अपना और ना मायका अपना। जब कुछ है ही नहीं तो मैं यहाँ रह क्यों रही हूँ? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुहानी अपनी ससुराल छोड़कर सीधा एक पीजी में जाकर रहने लगती है। सुहानी के चले जाने से उसके ससुराल वालों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं मायके वालों को तो अब सुहानी से कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा आप किसी के साथ करते हो वैसा ही आपके साथ भी होता है। अरे नितिन बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? आज मैंने तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई है। कैसे उतरेगा मेरे गले से निवाला जब मेरी पत्नी ही मेरे साथ नहीं है? ना उस बेचारी को उसके मायके में कोई इज्जत मिली और न ही ससुराल में। उसके जाने से घर में कितना सूरा हो गया है। मेरा तो किसी चीज में दिल नहीं लगता। इतना कहकर नितिन खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। अरे पार्वती जी, आज तो आप बड़ी थकी थकी लग रही हैं। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं आपको, घर का सारा काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना इस उम्र में कितना भारी पड़ जाता है मुझ पर। जब सुहानी बहू थी तब आप पूरा दिन आराम करती रहती थी। उस बेचारी ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। हम मर्द भले ही बाहर काम करके पैसे कमाते हैं, लेकिन घर को संभालने का काम तो घर की औरतें ही करती हैं। आप दोनों सास बहू के बीच में मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी सुहानी बहू की बड़ी याद आ रही है। अपने पति सुदेश की बातें सुन और बेटे की बात को याद करते हुए पार्वती को अपनी कही बातों पर बड़ा ही दुख होता है और अब वो सीधा सुहानी के मायके जाती है। अरे आप लोग ऐसे अचानक? आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। आप जानती हैं आपकी बेटी घर छोड़कर पीजी में रह रही है। वैसे तो बेटियां ससुराल छोड़कर अपने घर आती हैं, लेकिन ना तो उस बेचारी का ये घर अपना था और ना ही वो घर। आप उसे हमेशा उसके ससुराल को ही उसका घर बताती रही और मैं उसे हमेशा उसके मायके को। बहुत बड़ी गलती की है हमने। पार्वती की बात सुन सुहानी के मायके वालों को भी कहीं न कहीं अपनी कही हुई बातों का एहसास होता है और अब वो सब लोग सुहानी से माफी मांगने उसके पीछे जाते हैं। आप सब लोग यहाँ ऐसे अचानक? बेटा, हम तुझे लेने आए हैं तेरे अपने घर। अब तेरा कोई मायका या ससुराल नहीं, बल्कि तेरा अपना घर है। जो ताने हमें अपनी माँ और सास से मिले, वही ताने हमने तुझको दिए। खुद को बदलने की बजाय हमने तुझे हमेशा दुख दिया। तेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमारे साथ हुआ था। हमें माफ कर दे बेटा। हाँ बहू, हमें भी माफ कर दे। अब वो तेरा ससुराल नहीं बल्कि तेरा खुद का घर है। तू अपने घर में जो चाहे कर सकती है, तुझे कोई रोक टोक नहीं है। तू तो मेरी अब से बेटी है। अपने ससुराल और मायके वालों को अपनी गलती का एहसास होता देख सुहानी रोते हुए अपनी सास और माँ के गले लग जाती है। जिसके बाद जहाँ पहले सुहानी अपने एक घर के लिए तरस रही थी, वहीं अब सुहानी के पास 2-2 घर थे। कभी सुहानी अपने मायके तो कभी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है। क्या बेटियों का अपना कोई घर नहीं होता? मायके में हो तो ससुराल है तेरा घर, ससुराल में हो तो पराए घर से आई है। ये तेरा अपना घर थोड़ी है। तेरा अपना घर तो तेरा मायका है। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आपको भी मेरी तरह ही ऐसे दर्द भरे तानों का सामना करना पड़ता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखो तो जरा, लोगों के घर में एक दाना नहीं होता। बेचारे मेहमानों को क्या खिलाएंगे? हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो हम उन्हें बाहर से खाना ऑर्डर करके खिलाते हैं। ये होती है असली मेहमान नवाजी। मैडम, ये रहे आपके 5 पिज्जा, 5 बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू भैया। वैसे आप समय पर ले आए। आपकी डिलीवरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। मैं तो आपको 5 स्टार भी दूंगी।
तनीषा पिज्जा लेकर अपने घर में चली जाती है। पिज्जा बॉय भी थोड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये नजारा देखने के बाद पूर्णिमा चुपचाप अपना काम करती रहती है। ये लीजिए चाचा जी, स्पेशल पिज्जा आपके लिए मंगवाया है। शुक्रिया बहू, जब से यहाँ पर आया हूँ तब से खातिरदारी की लाइन लगा दी है तुम लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। अरे चाचा जी, आपने कैसी बात कर दी। आप हमारे घर आए हैं, आपका ध्यान रखना, मेहमान नवाजी करना हमारा कर्तव्य है। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोहन यह सुनकर खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा अपने घर में रसोई में कुछ बनाने के लिए आती है। किसी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, माँ भी सुबह से भूखी है। अब क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रात के बासी चावल ही पड़े हैं और ये थोड़ा सा दूध। पूर्णिमा के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह चूल्हा जलाकर उस पर बासी चावल में दूध मिलाकर मीठा भात बनाना शुरू कर देती है। जब बन जाता है तो वह अपनी माँ के पास लेकर आती है। माँ, राशन तो खत्म हो गया था, ये रात के चावल थे और थोड़ा सा दूध, इसलिए मैंने मीठे चावल बना दिए। अभी के लिए ये खा लीजिए, शायद रात तक अंकुश जी राशन ले आएंगे तो मैं खाना बना दूंगी। तुम्हारे घर में मुझे ये खाने को मिल गया, इतना ही बहुत है बेटी। तुम लोग मेरा बहुत ध्यान रख रहे हो। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, आज मैंने देख लिया। भगवान तुम्हारे हर काम पूरे करें, तुम्हें तरक्की दें और खुश रखें। ऐसा कहकर पूर्णिमा की माँ उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों जेठानी इतने बड़े घर में शानो शौकत से रह रही थी और क्यों देवरानी छोटे से मामूली टूटे फूटे घर में इतनी परेशानियों के साथ रह रही थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुबह का समय, एक आलीशान घर में तनीषा रसोई में खड़ी है और आकाश सोफे पर बैठा हुआ है। फूलन देवी घर के अंदर घूम रही हैं। अचानक दरवाजे पर आवाज आती है। आकाश, देखो तो सही, कोई आया है। हाँ, लगता है तुम्हारी देवरानी और उसकी माँ आई हैं। पूर्णिमा और उसकी माँ रज्जो बाहर खड़ी होती हैं। वे दोनों थके हुए लेकिन उत्साहित लगते हैं। वाह, कितनी सुंदर जगह है बेटा। भगवान का धन्यवाद, मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। तुम तो बहुत अच्छे घर में रहती हो बेटी। हाँ माँ, यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और आपको भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आकाश दरवाजे से उन्हें अंदर बुलाता है। आप दोनों का घर में स्वागत है, आराम से बैठिए। आकाश के ऐसा कहने पर रज्जो घर में आती है और सोफे पर बैठ जाती है। बेटा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। दरअसल कुछ परेशानी आ गई, बस इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। गांव में कोई किराए का मकान नहीं मिल रहा है और मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। बस थोड़ी सी परेशानी है कुछ दिनों की। रज्जो के इतना कहने पर तनीषा उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। तनीषा की आंखों में एक गहरी जलन झलकती है। ये आ तो गई है यहाँ मेरे पति की कमाई का फ्री पोकट का खाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेहमान बनकर आ तो गई हैं, लेकिन बहुत जल्द इस घर से इन्हें दफा कर दूंगी। रात का समय, तनीषा रसोई में खड़ी और सोच रही है कि कैसे इन गरीब मेहमानों से बचा जाए। वह खाने की चीजें इधर उधर छिपा देती है। देवरानी की माँ मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। शर्म तो आई नहीं इन्हें बेटी के मायके में रहने में। मेरा पति फ्री फोकट का थोड़ी ना कमाता है जो इनके ऊपर न्यौछावर करवा दूं। तनीषा चुपके से खाने की चीजें उठाकर अपने कमरे में छुपा देती है। वहीं पूर्णिमा के कमरे में रज्जो अपनी बेटी के पास बैठी होती है। वे बातचीत करते हुए कमरे में ही खा रहे हैं। बेटा, ये रोटियां कितनी बढ़िया बनी है। तुम्हारे ससुराल में तो बहुत बढ़िया पकवान बनता है। माँ, ये लो और खाओ। जब तक आपकी बेटी है आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तनीषा कमरे में आती है और चिढ़कर कहती है, ओह अच्छा, फ्री का खाना खाया जा रहा है। तोड़ो तोड़ो, मुफ्त की रोटियां हैं, तोड़ो। जेठानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप हमें इस तरह ताने क्यों दे रही हो, जबकि मेरा भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तुम लोग इतना भी नहीं समझते। इस घर में मेरे पति की कमाई आती है, ना कि तुम्हारे की। तुम्हारा पति निठल्ला टेम्पररी कंपनी में काम करता है, उसके 10,000 रुपए से ये घर नहीं चलता। फूलन देवी ये सब सुनकर भी अनसुना करके वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी को जेठानी की बातों का बुरा लगता है। वह अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे कहती है, माँ जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब जेठानी जी और मैं, हम दोनों ही इस घर में बहू हैं, तो हम दोनों का ही अधिकार बराबर होना चाहिए। फिर जेठानी जी इस तरह ताने क्यों देती हैं? मैंने देखा है उन्हें मेरे मायके वालों का आना खटकता है, इसलिए वह खाने की चीज भी अपने कमरे में छुपा कर रख लेती है। ये तो गलत बात है। तनीषा, सही है, तुम्हें तो मुफ्त में बरतने के लिए इतना कुछ मिल गया।
तो तुमने अपनी माँ को भी यहाँ बुला लिया। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ तुम किसी को भी मुंह उठाकर बुला लोगी। मन तो करता है कि तुम्हें इस घर से ही निकाल दूं। पूर्णिमा का चेहरा शौक में बदल जाता है। उसे अपनी सास के कहे हर एक शब्द का बहुत बुरा लगता है। ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए तो आप हमें इस घर से निकाल दीजिए। भले ही हम कहीं भी रहें, कम से कम 2 टुकड़े चैन से तो खाएंगे। इस तरह ताने भरी जिंदगी से तो अच्छा ही है। पूर्णिमा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फूलन देवी को बहुत गुस्सा आता है और वह आग बबूला हो जाती है। अगले ही दिन वह घर के बंटवारे को लेकर अपने दोनों बेटों से बात करती है। बेटा, मुझे लगता है कि अब हमें इस घर का बंटवारा कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में दोनों देवरानी जेठानी की भलाई है। माँ, क्या बात कर रही हो? अगर घर का बंटवारा हुआ तो कैसे चलेगा? अब तुम बड़े हो गए हो और इस काबिल भी हो गए हो कि अब तुम अपना घर बसा सको, इसलिए बंटवारा होना तो बहुत जरूरी है। तनीषा ये सब सुनती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। ये तो अपने आप बाजी मेरे हाथों में आ गई। अच्छा हुआ देवरानी इस घर से निकल जाएगी। इस तरह सास बड़े बेटे को बड़ा घर देती है और छोटे बेटे को घर के बराबर में एक छोटा सा टूटा फूटा घर होता है वो देती है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपना अलग अलग रहने लगती हैं। देवरानी के घर में उसकी गरीब माँ मेहमान बन के रहती है, तो वहीं जेठानी के घर पर भी कभी न कभी मेहमान तो आने ही वाले थे। आपको कहीं अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए। नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ, बस भगवान करे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। कुछ दिन बाद अंकुश को एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है और वह वहां काम करने लगता है। कुछ महीनों बाद तनीषा के घर उसके चचेरे चाचा मोहनलाल और उसकी पत्नी मेहमान बनकर आते हैं, जहां तनीषा उनकी खूब खातिरदारी करती है। इन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं, इतना बड़ा घर है, यानी कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अगर ये सब मेरा हो जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? इस घर को अपना बनाने का सोच रहा हूँ, और देखना एक दिन ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। उस दिन के बाद से मोहनलाल अपनी चालाकियों के चलते आकाश का सारा बिजनेस और उसका घर कभी प्यार प्रेम तो कभी नशे की हालत में अपने नाम करवा लेता है। और एक दिन वह आकाश से बड़े रौब में आकर कहता है, आकाश, अब हमें क्या फायदा हो रहा है इस घर में? हमें पूरा घर चाहिए। तुम लोग इस घर में बेकार ही रह रहे हो। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये घर हमारा है, आप इस घर में मेहमान बनकर आए हो और ऐसी बातें कर रहे हो। आपको शोभा नहीं देता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर पाओगे? ये घर अब हमारा है, क्योंकि सारे कागजात अब मेरे नाम हो चुके हैं। अगर विश्वास नहीं है तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। धीरे धीरे मोहनलाल ने कब घर की सारी संपत्ति हड़प ली, आकाश को इस बात की कानों कान खबर भी नहीं लगी। आकाश बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे चाचा ये कैसी बकवास कर रहे हैं? ये सब कागज बिल्कुल सही हैं। इन्होंने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। जब बात समझ आ गई है तो क्यों यहाँ बैठे हो? चलो जाओ यहाँ से। चचेरा चाचा और चाची उन्हें घर से निकाल देते हैं। इसके बाद वह सड़क पर आ जाते हैं। वहीं पूर्णिमा और अंकुश अपने छोटे घर में कड़ी मेहनत करते हैं। रज्जो की दुआओं से उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे अपना खुद का घर बनवा लेते हैं। देखो बेटा, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जाता है। अब तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। पूर्णिमा और अंकुश अपने घर में खुश रहते हैं। वहीं तनीषा, आकाश और फूलन देवी सड़क पर भटकते हैं। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा को अचानक वो सभी सड़क पर भटकते हुए मिल जाते हैं। माँ जी, जेठानी जी, ये सब कैसे हुआ? तनीषा शर्मिंदा होते हुए पूर्णिमा को सब बताती है। हकीकत जानने के बाद पूर्णिमा उन्हें अपने साथ अपने घर ले आती है, जहां वह सभी पूर्णिमा और अंकुश से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। माफी की जरूरत नहीं है, आप हमारा ही परिवार हो। अब से हम सब एक साथ रहेंगे। इस तरह सभी मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और पुराने झगड़ों को भूलकर परिवार के साथ खुशी से रहने लगते हैं। कहते हैं ना, हमें किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत शोहरत आज हमारे पास है, कल शायद ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।